अच्छा, इसके अंदर हमने क्या पता लगाया था? हमने एक्सपेंडिचर का पता लगा लिया था, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होता है, कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल होता है। और कैसे पता लगता है? सबसे पहला क्राइटेरिया नेचर ऑफ बिजनेस। जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है वो तो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, उसमें खर्चा अगर कर रहे हो उसकी परचेज। इसके अलावा तुम और खरीद रहे हो कुछ तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर किसी और बिजनेस में है हम तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा था रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर कोई खर्चा बार बार करते हो तुम तो वो रेवेन्यू हो जाता है, अगर कोई खर्चा तुम कभी कभार करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। उसके बाद पर्पस ऑफ एक्सपेंस। अगर तुमने वो एक खर्चा किया है किसी एसेट को मेंटेन करने के लिए तो वो रेवेन्यू है। अगर किसी एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तुमने खर्चा किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद अगर तुमने ऐसा कोई खर्चा किया है जिससे कंपनी को जो इनकम होगी वो आने वाले कई सालों तक होगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर अगर उसका फायदा एक साल के अंदर ही मिल जाएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ये सब के बाद भी अगर हमको पता लग जाए वो कैपिटल है, पर फिर भी हमको क्या चेक करनी है? मटेरियलिटी चेक करनी है। अगर उसकी अमाउंट छोटी सी है तो हमको P&L में ही डाल देंगे रेवेन्यू मान के। अगर उसके अमाउंट मटेरियल है हमारे लिए तो फिर वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट आएगा। इसके बाद अब इसके क्वेश्चन देखने हैं हमको। देखो, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, कल हमने एक बात की थी कि एट द टाइम ऑफ परचेज मैं कोई भी खर्चा करूंगा, याद है ना ये? हाँ, वो हम वहां पे आके वहां पे रुके थे जहाँ पे ये ये था ये। अगर फिक्स्ड एसेट के ऊपर कोई भी मैं खर्चा करूंगा वो खर्चा मैं कब कब कर सकता हूँ? एट द टाइम ऑफ परचेज या आफ्टर परचेज। अगर एट द टाइम ऑफ परचेज हमने कोई खर्चा किया तो वो खर्चा उस एसेट में जोड़ दो। अच्छा, ये रूल कोई फाइनल रूल नहीं है, इसमें डिटेल्ड में और चीजें आएंगी इंटर के अंदर। वहां पे जाके हमको एग्जैक्ट पता लगेगा परचेज के टाइम पे भी कौन से खर्चे ऐड करने हैं कौन से नहीं करने। अभी क्या मान के चलो, परचेज के टाइम पे तुमने कोई भी खर्चा किया वो किस में ऐड करते हो? एसेट में जोड़ दो। परचेज के बाद कोई खर्चा किया तो चेक कर लो वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। ठीक है, रेवेन्यू होगा तो जुड़ेगा नहीं, कैपिटल होगा तो वो एसेट में जुड़ जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल एक्सपेंस था ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड, हमने कोई परचेज की थी सेकेंड हैंड मशीनरी, उसके टाइम पे हमने ओवरऑल एक्सपेंसेस किए। ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? उसके ऊपर जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसको रिपेयर हो गया, रेडी टू यूज बनाने के खर्चे लगा लो। तो ये रेवेन्यू है या कैपिटल? सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? हाँ, एट द टाइम ऑफ परचेज के टाइम पे कोई भी खर्चा अगर हम करेंगे तो वो कौन सा होगा? वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही तो हमने बात की, अगर परचेज के टाइम पे तुम कोई भी खर्चा करोगे तो तुम वो एसेट में ऐड कर दोगे। एसेट में ऐड कर रहे हो तो मतलब तुम उसका कौन सा खर्चा मान रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो तुम उसको। ठीक है, अगर तुमने परचेज के टाइम पे कोई भी खर्चा किया तो वो कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज के बाद है तो फिर हमको अलग अलग करना पड़ेगा, रेवेन्यू या कैपिटल वो देखना पड़ेगा फिर हमको। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जिससे हमारा वर्किंग एक्सपेंस कम हो गया, कॉस्ट कम होगी हमारी। हाँ, तो क्या होना चाहिए वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जरूरी नहीं है मतलब इंक्रीज ही होगी, एफिशिएंसी बढ़ सकती है दो चीजों से, या तो मेरी आउटपुट बढ़ जाए या मेरी कॉस्ट कम हो जाए। दोनों ही क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको खरीदने के लिए जो भी लीगल फीस लगेगी ये बोल रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सही बोल रहा है, क्योंकि खरीदने के टाइम पे कोई भी खर्चा करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस। हमने लॉयर को कोई फीस दी है to defend a suit claiming that firm's property site belonged to plaintiff's land
इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो समझ ही नहीं आया क्या लिखा हुआ है। कोई एक पर्सन है, प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? प्लेंटिफ का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन है जिसने हमारे ऊपर केस किया हुआ है। प्लेंटिफ कौन होता है? जो केस करता है, ठीक है। उसने केस क्या किया हुआ है कि वो जो लैंड हमारी जिसके ऊपर बिजनेस हम कर रहे हैं, वो लैंड किसकी है? वो लैंड उसकी है। उसने हमारे ऊपर केस किया हुआ है। फिर वो केस को हम क्या करेंगे? हम उस केस को डिफेंड करेंगे। तो हम होते हैं डिफेंडर, ठीक है। वो कौन है? प्लेंटिफ। और हम उसको डिफेंड करने वाले होते हैं। तो दोनों के नाम समझ आ गए। तो हम उस केस को क्या कर रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड किस चीज को कर रहे हैं? कि उसने केस किया हुआ है कि प्लेंटिफ की जो लैंड है बिलोंग टू उसकी है, वो उसको बिलोंग करती है जिसपे फर्म की फैक्ट्री लगी हुई है। ये बोल रहे हैं ये खर्चा जो तुमने लॉयर को पैसे दिए, अच्छा बात तो उसकी हो रही है ना, लॉयर की फीस की बात हो रही है कि वो फीस रेवेन्यू है या कैपिटल है। बोल रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? अच्छा, ये एट द टाइम ऑफ परचेज किया का खर्चा है या बाद का कभी खर्चा है? बाद का खर्चा है। तो हमको देखना पड़ेगा रेवेन्यू है कैपिटल है। हम क्या देखते हैं? अगर उस खर्चे से मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर उस एसेट से मेरे एसेट की वैल्यू, उस खर्चे से मेरे एसेट की वैल्यू मेंटेन होती है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या लॉयर को फीस देने से हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी? लॉयर को फीस देने से, वो तो फीस दे दी खत्म होगी ना वो बात। तो वो उससे कोई वैल्यू थोड़ी, क्या लॉयर को फीस देने से हमारे क्या? लैंड चला गया तो उसकी तो बात ही नहीं, लैंड हमारी है। ये बात नहीं क्या? कॉन्सेप्ट भी तो आता है इसमें। कौन सा? अभी जो खर्चे हम रोज करते हैं, हाँ हाँ, एक वो वाला भी है। हाँ, अगर रोज खर्चे करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कभी कभार करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ये भी चीज थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तुमको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलना चाहिए, बात मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए मिलना चाहिए। नहीं, इसका इस खर्चे का क्या बेनिफिट मिलेगा हमको? जो हमने लॉयर को फीस दी इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? वो तो लैंड का बेनिफिट मिलेगा, फैक्ट्री का बेनिफिट मिलेगा, वो तो इस खर्चे का तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। ये कौन सा माना जाएगा? रेवेन्यू। तो अगर तुमको कंफ्यूजन हो रही है इसके अंदर, तो याद रखना है, अगर ये वाला पॉइंट कहीं पे मिला तो वो खर्चा कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस खर्चे से हमको फ्यूचर में अलग से कोई फायदा नहीं होगा। वो मेंटेनेंस हो रही है, वो मेंटेन कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री बच जाए। जो अभी है वो बच जाए, हमारी फैक्ट्री मेंटेन कर रहे हैं, वो बढ़ नहीं जाएगी इससे हमारी फैक्ट्री। तो ये क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। उसके बाद अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब हमारी मशीन के अंदर कुछ पार्ट हैं जो खराब होते रहते हैं और उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। फिर ऐसा होता है ना, कोई मशीन है जिसका पार्ट हमको रिप्लेस करना पड़ता है ओवर द टाइम। तो ये कौन सा है वो खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मेंटेनेंस का खर्चा है, ये कौन सा हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी फॉल्स हो गया। Expense incurred on the repair and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expenses। हाँ, परचेज की हमने और फर्स्ट टाइम हमने उसकी रिपेयर करवाई और वाइट वॉश करवाई, तो वो कौन सा होगा? कैपिटल। क्योंकि कब की बात हो रही है? परचेज के टाइम की बात हो रही है ना। परचेज के टाइम की बात है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर तुमको देखना ही नहीं किस चीज की बात हो रही है। Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure। हमको कोई सिनेमा हॉल खोलना है, उसके लिए हमने लाइसेंस लेने के लिए कोई फीस दी है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? लाइसेंस, सिनेमा खोलने के लिए लाइसेंस, हाँ। हमको सिनेमा खोलना है ना अभी, खोलना है तो लाइसेंस लिया उसके लिए। लाइसेंस लिया तो एट द टाइम ऑफ परचेज कोई भी खर्चा करें कौन सा होगा? कैपिट। दूसरा, अगर ये एट द टाइम ऑफ परचेज ना होता तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, क्योंकि लाइसेंस क्या होता है हमारा? इनटेंजिबल एसेट होता है। इनटेंजिबल एसेट है, इसका मतलब वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। किसके बारे में बात कर रहा है ये? अच्छा, तुमको ये पता है जब ये घर वगैरह बन रहा होता है किसी का,
तो वो घर के अंदर जो लेबर लगी होती है वो वहीं पे अपना टेंट सा लगा लेती है रहने के लिए। तो वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं टेम्पोरेरी हट्स। कोई सिनेमा हॉल बन रहा था, तो उसके अंदर क्या लग गई, टेम्पोरेरी हट्स लगा दी उन्होंने। और वो टेम्पोरेरी हट्स हमने डिमोलिश भी कर दिए जब वो सिनेमा हॉल बन गया था, तब वो हट जाते हैं ना वहां से, फिर बन गया। तो ये बोल रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? हाँ, कि जो हट्स लगाने में जो खर्चा है वो तो रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? अच्छा, ये कब की बात हो रही है? जब हम क्या बना रहे हैं, सिनेमा हाउस बना रहे हैं, तो ये कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। चाहे हम इसको डिमोलिश कर दें बाद में, भाई खर्चा तो तब का था ना जब हम सिनेमा हॉल बना रहे थे। उस टाइम के जितने भी खर्चे लगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो पहला क्या था, पहले में था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पहला था फॉल्स। दूसरा भी क्या था, मनी स्पेंड रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट कम कर दे अगर कोई खर्चा हमारा, वो भी कैपिटल होता है। तीसरा खर्चा था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ट्रू। फिर फोर्थ था हमारा, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इससे हमको फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फोर्थ का आंसर हो गया फॉल्स। उसके बाद फिफ्थ का आंसर था हमारा फॉल्स, क्योंकि वो कैपिटल नहीं था, रेवेन्यू था। और सिक्स का आंसर भी फॉल्स था। फिफ्थ और सिक्स के हमारे फॉल्स थे। सेवेंथ था हमारा लाइसेंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एट्थ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों सही है। सेवेंथ और एट्थ हमारे होंगे ट्रू। समझ आ गया? क्या ये रीजन? हाँ, कि क्यों है वो ट्रू। ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ही पार्ट है, मतलब तुमने उतने में ही बनाया है वो चीज, सारा मिला के खर्चा उतना है। तो वो क्या माना जाना चाहिए? कैपिटलाइज्ड कर देना चाहिए उस खर्चे को। कैपिटलाइज्ड कर देना चाहिए मतलब उसको तुमको बैलेंस शीट में डाल देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अच्छा, दो वर्ड हैं। एक वर्ड है एक्सपेंस्ड ऑफ, एक है कैपिटलाइज्ड। इनका मतलब क्या होता है? एक्सपेंस्ड ऑफ का मतलब है वो खर्चा रेवेन्यू था और उसको एक्सपेंस्ड ऑफ कर दो, मतलब पी एंड एल में डाल दो। कैपिटलाइज्ड का मतलब है वो खर्चा तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो उसको कैपिटलाइज्ड कर दो, मतलब कहाँ डाल दो? बैलेंस शीट में डाल दो। समझ आ गया? मतलब एसेट में जोड़ दो। दो वर्ड है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंस्ड ऑफ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करते हैं कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड का मतलब एसेट में जोड़ देना, बैलेंस शीट में लिख देना। एक्सपेंस्ड ऑफ का मतलब पी एंड एल में राइट ऑफ कर देना उसको। अब आगे फिर से बताना है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। 10,000 का लाइसेंस लिया हमने, तो ये कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। हमारी कोई इन्वेंट्री थी, स्टॉक रखा हुआ था, वो हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए स्टॉक को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि स्टॉक की बात हो रही है। स्टॉक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए हम, तो स्टॉक तो हमारा करंट एसेट है वैसे भी, उसके ऊपर हम कोई खर्चा करेंगे उसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए थोड़ी मिलेगा। और ऊपर से इससे हमारे एसेट की वैल्यू एनहांस थोड़ी हो रही है, ये तो मेंटेन हो रही है। तो ये कौन सा खर्चा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency. रिंग्स और पिस्टन्स होते हैं इंजन के अंदर, वो हमने चेंज कर दिए, 5,000 रुपये लगे। और उससे क्या हुआ? फ्यूल एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, मतलब अब कम फ्यूल लेगी वो मशीन। तो फ्यूल एफिशिएंसी आ गई, इसका मतलब कैपिटल इंप्रूवमेंट होगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मनी पेड फॉर महानगर टेलीफोन निगम 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कोई टेलीफोन इंस्टॉल करवाया हमारे ऑफिस में, और इंस्टॉल करवाने के हमने 8,000 रुपये दिए। हाँ, नहीं वो देखना ही नहीं हमको। वो डिपेंड करती है, सारे मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। वो हमको तभी पता लगता है जब हम एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि उसकी अमाउंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करोड़ों की अमाउंट आ रही है, तो मटेरियलिटी कुछ और है हमारे लिए। हाँ, वो तब पता लगता है हमको, वो जजमेंट का पार्ट होता है, वो हमारा पार्ट नहीं है। मटेरियलिटी डिसाइड कैसे होती है, ये हम सीखते हैं ऑडिट के अंदर, वहां पे देखते हैं मटेरियलिटी कैसे डिसाइड होती है।
और वहां पे भी हम ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बस ऐसे ये चीजें देखनी होती हैं। आगे, फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। 1 लाख का हमने क्या बनाया, फैक्ट्री शेड बनाया। अ सम ऑफ 5,000 हैड बीन इनकर्ड, और 5,000 रुपये हमने लगाए इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग का थोड़ा मोटा सामान रखने के लिए हमने टेम्परेरी हट्स बनाई 5,000 के, और हमने बिल्डिंग जो फैक्ट्री शेड बनाई है वो 1 लाख की है। तो ये इस खर्चे की बात कर रहा है। इस 5,000 का क्या करना है, और 1 लाख का भी बता दो क्या करना है। 1 लाख तो सीधा सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिल्डिंग बनाई हमने, फैक्ट्री शेड बनाया, और फैक्ट्री शेड बनाने के टाइम पे कोई भी अगर हम खर्चा करेंगे तो वो भी इसमें। तो यहाँ पे ये तुमको याद रहेगा ना, अगर ना बात आती है टेम्परेरी हट्स की तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। तो लास्ट वाले क्या था, बिल्डिंग जो हमने बनाई वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स इज इंसिडेंटल टू मेन कंस्ट्रक्शन, और मेन कंस्ट्रक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है। सच कॉस्ट इज ऑल्सो कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो उस कॉस्ट को भी हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज्ड कर देंगे, मतलब उसी कॉस्ट में जोड़ देंगे, उसी एसेट में जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो फोर्थ पॉइंट में इसका आंसर लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है मनी डिपॉजिटेड विद MTNL, कोई वो जो ऊपर थी हमारी टेलीफोन की कंपनी, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। ये बोल रहा है वो तुम्हारा खर्चा नहीं है। ये कुछ एज्यूम कर रहा है। एज्यूम क्या कर रहा है, ये एज्यूम कर रहा है कि हमने, जैसे मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन लेना है, तो मेरे को वहां से ऑफर आया कि तुम वाईफाई कनेक्शन ले लो, इंस्टॉलेशन तुम्हारी फ्री हो जाएगी। फ्री कैसे हो जाएगी, कि तुम आज इंस्टॉलेशन के 8,000 रुपये दे देना, और ओवर द टाइम हम क्या करेंगे, बिल में ये 8,000 रुपये धीरे धीरे करके माइनस करते रहेंगे तुम्हारे। मतलब तुम्हारा बिल आएगा हर साल 2-2 हज़ार का, पर हर साल तुम्हारे इस 8,000 में से 1-1 हज़ार माइनस करते रहेंगे। मतलब ये 8,000 मेरे पास ओवर द टाइम वापस तो आ ही जाएंगे ना। आज तो मैंने 8,000 दे दिए, पर ये बाद में मेरे पास वापस आ जाएंगे, तो ये 8,000 का तो मेरा खर्चा ही नहीं हुआ। ये तो वापस आ ही गए ना, बिल कम हो गया हमारा, ये तो खर्चा ही नहीं हुआ हमारा। तो ये अजम्पशन लगा रहा है ये 8,000 वापस आ जाएंगे। अगर ये 8,000 वापस ना आते मेरे, तो ये कौन सा खर्चा होता। हाँ, खुद से उसने आंसर में अजम्पशन लगा दी बस। हाँ, हम नॉर्मल कर देंगे, हमारा आंसर सही है। क्या लिखना है हमको इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये वन टाइम एक्सपेंस है। एक बार खर्चा करना है, ये बार बार नहीं खरीद करेंगे ये वाला खर्चा हम, और इसका बेनिफिट हमको ओवर द टाइम मिलेगा। तो ये खर्चा कौन सा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद अब क्या था इसमें, बेस्ट टेक सॉल्यूशंस बाय एंड सेल कंप्यूटर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। हमारा काम क्या है, खरीदना और बेचना, किसको, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को अगर मैं खरीदूंगा तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कंप्यूटर खरीदना। इट परचेज 20 कंप्यूटर्स फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर। हमने 20 कंप्यूटर खरीदे बेचने के लिए, और हर एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी थी, 20,000 रुपये। तो 20,000 इंटू 20, हमने 4 लाख रुपए की पेमेंट की होगी। तो ये 4 लाख रुपए कौन सा खर्चा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट ऑल्सो परचेज अ कंप्यूटर, हमने और कंप्यूटर खरीदा कॉस्टिंग 24,000, 24,000 का, फॉर इट्स अकाउंटेंट टू बी एबल टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेस। कि एक कंप्यूटर हमने अलग से खरीदा, किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए। वो कंप्यूटर हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, वो किस काम के लिए, वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा और जो इनवॉइसेस होंगे वो प्रिंट करेगा। तो बोल रहे कौन सा खर्चा बताओ, रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल है, या दोनों रेवेन्यू है दोनों कैपिटल है। ऊपर वाला तो साफ साफ रेवेन्यू ही है, और नीचे वाला क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये सामान हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, इस चीज का हमारा बिजनेस नहीं है। ये हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा, क्योंकि ये ओवर द टाइम हमारे पास रहेगा। हाँ, एक आंसर क्या हो गया, रेवेन्यू, और एक आंसर क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गया। तो ये 4 लाख रुपए तो रेवेन्यू हो गया, और 24,000 वाला वो कैपिटल हो गया। समझ आ गया। तो आसान आसान से क्वेश्चन है, यही वाले बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, जिससे यूज करके हम पहली बार तो पता लगा ही रहे हैं ना उससे। अगर कोई नई चीज भी आ गई तो कॉन्सेप्ट को यूज करके पता लगा लें, पर यही चीज आ गई तो इनका तो आंसर हमको पता होगा। उसके बाद ये बात थी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, जो हमको रेकरिंग नेचर में होती है, जो बार बार होती रहती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिस चीज का बिजनेस है। और कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, जो कभी कभी होती है हमको। एग्जाम्पल, मशीन विद बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख इज सोल्ड फॉर 12 लाख। 10 लाख की मशीन 12 लाख में बेच दी, तो 12 लाख रुपए हमारे पास आए,
ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? कैपिटल रिसीट। क्या बेचा हमने? मशीन बेची है, और मशीन बेचने का हमारा बिजनेस नहीं है, तो ये कौन सी रिसीट होगी? कैपिटल रिसीट। प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। हमने शेयर इशू किए थे 1,00,000 के प्रीमियम पे, तो ये जो प्रीमियम मिला ये कौन सी रिसीट होगी? कैपिटल रिसीट। शेयर्स इशू करना क्या हमारे लिए नॉर्मल काम है? हमारे बिजनेस का पार्ट होता है। बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी है शेयर इशू करना। वो तो जब हमको कैपिटल की जरूरत पड़ती है तब हम शेयर इशू करते हैं। और दूसरी चीज, ये चीज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है हमारी कैपिटल के अंदर, इससे हमारी कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है। तो जिस भी खर्चे से कैपिटल बढ़ जाती है ना, जिस भी रिसीट से हमारी डायरेक्टली बढ़ जाती है, तो वो रिसीट तो हमारी कैपिटल रिसीट ही होती है। ठीक है, तो शेयर इशू करके, जो शेयर इशू करके पैसा आया था वो भी कैपिटल रिसीट है, और जो प्रीमियम आया वो भी कैपिटल रिसीट है। मतलब फेस वैल्यू भी प्रीमियम भी दोनों क्या है? कैपिटल रिसीट्स। अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीट फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश। सामान बेचा, गुड्स बेचे, उससे 20,000 मिले, कौन सी होगी? ये रेवेन्यू रिसीट होगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल काम है हमारा गुड्स बेचना। अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक। हमने कोई एफडी करवाई हुई थी बैंक में, मेच्योर होगी, मतलब टाइम हो गया उसका, 5 साल की एफडी थी, 5 साल पूरे हो गए, और उससे हमको कितने पैसे मिले? 5 लाख। तो रेवेन्यू है कैपिटल है? ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वॉज रिसीव्ड इन एडिशन टू मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द फिक्स। हमको 40,000 का इंटरेस्ट भी मिला है, ये होगी हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट। 5 लाख की जो एफडी थी, पैसे लगाए, वही पैसे वापस आ गए, पर जो मैंने उसमें कमाया, इंटरेस्ट तो हमको हर महीने मिल रहा था ना, या हर साल मिलता है इंटरेस्ट तो उसके ऊपर हमको। तो इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू रिसीट। इंटरेस्ट कभी कभी मिलता है क्या हमको? अगर मैंने एफडी करा रखी है तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना, तो इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू रिसीट है। समझ आ गया? तो 12 लाख रुपए क्या थे? कैपिटल रिसीट। शेयर इशू करके जो प्रीमियम आया वो क्या है? कैपिटल रिसीट। जो सामान बेच के पैसा आया वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट। और जो एफडी को मेच्योर होके पैसा आया वो क्या था? कैपिटल रिसीट। पर इंटरेस्ट इनकम जो थी हमारी वो क्या थी? रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, कुछ नहीं है, एक बार तुमको लगेगा याद हो जाएंगी फिर ये चीजें। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन। अच्छा, ये वाला इलस्ट्रेशन तुम होमवर्क में करके आना, 5th। उसके बाद 6th देखो, 6th भी वैसा सही है जो हमने किया था, ओवरऑल एक्सपेंसेस। और ये हमने क्या किया? बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए कोई खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 25 lakhs incurred on opening of new manufacturing unit is in an existing business। कोई पुराना बिजनेस है हमारा, उसकी हमने इनोग्रेशन, मतलब एक नई यूनिट खोली, उसके अंदर हमने एक नया डिपार्टमेंट खोला या नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली, उसमें हमने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो ये रेवेन्यू है कैपिटल है? ये हमारा बिजनेस क्या था? एग्जिस्टिंग बिजनेस था, उसमें हमने कोई एक यूनिट खोला है जिसमें हमने इनोग्रेशन कराई है। इनोग्रेशन मतलब ओपनिंग सेरेमनी कराई थी हमने। तो ओपनिंग सेरेमनी कराने से क्या कोई मेरा एसेट बढ़ जाएगा? एसेट तो कुछ नहीं बढ़ा हमारे पास। क्या इसका बेनिफिट मिलेगा हमको फ्यूचर में? इनोग्रेशन का, इस खर्चे का नहीं मिलेगा कोई बेनिफिट। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चाहे ये वन टाइम खर्चा है इनोग्रेशन का, फिर भी हम इसको क्या मान रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि इससे कोई, इसको क्या मैं एसेट साइड में लिख सकता हूँ? 25 लाख रुपए इनोग्रेशन पे खर्च कर दिए, मैं इसको एसेट में लिख देता हूँ जाके? तो नहीं लिख सकते, तो क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। compensation of 2.5 crores paid to workers who opted for voluntary retirement। कि हमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकाली थी एक, कि जो एम्प्लॉय रिटायर होना चाहता है वो अपनी मर्जी से रिटायर हो सकता है, और उसके लिए हमको 2.5 करोड़ रुपए पे करने पड़े हमारे वर्कर्स को। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या, वर्कर्स को जो मैंने 2.5 करोड़ दिए उसका फायदा मिलेगा फ्यूचर में हमको? कोई फायदा नहीं मिलेगा, वर्कर्स तो चले गए, रिटायर हो गए वो तो। अगर हमारे पास एम्प्लॉयज ज़्यादा हो जाते हैं
और हम किसी सारे एम्प्लॉय से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 10 साल तक तुमको नहीं निकालेंगे, तो तुम लीगली बाउंड है ना कि उसको निकाल नहीं सकते। अगर मैं उनको ऑफर देता हूँ कि वो अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, उनको इतने पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। एक बंदे को नहीं, सबको मिला के हमने इतने दिए 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हो सकते हैं ना वो रिटायर, हो सकते हैं। तो ये खर्चा कौन सा होगा? रेवेन्यू। तो पहला ओवरऑल एक्सपेंडिचर कौन सा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद इनॉग्रेशन का खर्चा क्या था? ये खर्चा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर जो हमने वर्कर्स को पैसे दिए, ये खर्चा कौन सा है? ये खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कोई भी फायदा हमको नहीं होगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन 7 फर्स्ट, 10,000 spent as traveling expense of the directors ऑन ट्रिप्स अब्रोड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। कोई कैपिटल एसेट हमको खरीदना था, मतलब मान लेते हैं कोई मशीन खरीदनी थी, वो मशीन फॉरेन से आनी है, और हमने किसको भेज दिया वो खरीदने? हमारे डायरेक्टर्स को भेज दिया ट्रिप पे, और उसका ट्रैवलिंग का खर्चा था 10,000 रुपये। तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? क्योंकि एसेट को खरीदने के लिए हमने खर्च किया ना खर्चा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? हमारे डेटर्स, उससे कितने पैसे मिले हमको? जितने भी मिले। तो बोल रहा है रेवेन्यू रिसीट, ये पहली बात तो रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि डेटर्स तो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं ना, इनको बेचते हैं मिल जाता है पैसा, बेचते हैं मिल जाता है पैसा, तो रेवेन्यू रिसीट। अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। एक हमारे पास मान लेते हैं हमने कोई जगह खरीदी, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, हमको वो बिल्डिंग पसंद नहीं है, हमने वो जगह इसलिए खरीदी थी कि वो बिल्डिंग तोड़ देंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो बोल रहा है उस बिल्डिंग को तोड़ने का जो खर्चा था, वो रेवेन्यू था या कैपिटल था? वो कौन सा खर्चा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चा हमने किस लिए किया है? लैंड खरीदी, उसको तोड़ा, और नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये सारा का सारा खर्चा कौन सा है? एक ही एसेट का खर्चा है वो बिल्डिंग बनाने का। तो खर्चा क्या हो गया ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। तो पैसा मिला है पहले तो रिसीट की बात हो रही है। रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? इंश्योरेंस क्लेम मिला है हमको। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस बाय फायर, आग लगी थी, आग लगने की वजह से इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो कौन सी रिसीट होगी? ये एक्सपेंडिचर नहीं है, रिसीट है ये हमारी। हमने खर्चे की बात की थी कि P&L में जाएगी या फिर एसेट में जुड़ेगी। ये हमारी रिसीट है, पैसा आया हमारे पास, तो ये रिसीट है, रेवेन्यू है, कैपिटल है। तो कैसे पता लगाते हैं? जो रिसीट हमको बार बार हो रही होती है वो तो रेवेन्यू रिसीट होती है, जो कभी कभार होती है वो कैपिटल रिसीट होती है। ये कौन सी है? कैपिटल रिसीट है ना, ये वाली रिसीट हमको कभी कभार होती है। तो इंश्योरेंस क्लेम याद रखना, इंश्योरेंस क्लेम हमारी रेवेन्यू रिसीट नहीं हो सकती, ये कैपिटल रिसीट है। तो पहला क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या था? रेवेन्यू रिसीट। तीसरा क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चौथा क्या था? कैपिटल रिसीट। समझ आ गया? उसके बाद फिर बहुत है तो तुमको होमवर्क में करने पड़ेंगे 2 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8, और इलस्ट्रेशन कौन सी थी? 5। हाँ, और इनमें भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही चीजें बाद में लिखी हुई होंगी।